नमस्कार। आज हम बात करेंगे लक्षद्वीप की। ये एक छोटा सा समूह है द्वीपों का, भारत के दक्षिण पश्चिम में केरल के तट की तरफ, जिसमें करीब 37 द्वीप हैं। लेकिन जहाँ इंसान रहते हैं ऐसे सिर्फ 10 द्वीप हैं और आबादी कुल मिला के 70,000 की है। इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला हुआ है। और ये एक अपने आप में सांस्कृतिक और इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, ये एक बहुत विशेष किस्म की जगह है, जहाँ पे एक जो आदर्श कल्पना हो सकती है इंसान की, कि जहाँ कोई शराब नहीं पीता, क्योंकि लोगों की मांग पे वहाँ शराब पे प्रतिबंध लगा हुआ है, किसी सरकार ने नहीं लगाया है, और जहाँ कोई अपराध नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। एक बार मुझे सिक्किम जाने का मौका मिला था, जब सिक्किम भारत का हिस्सा बना था, और वहाँ पे मैंने ये देखा था कि बड़ी बड़ी खिड़कियाँ होती थी जिसमें कोई सलाखें नहीं लगी होती थी, और लोगों ने बताया था कि सिक्किम में कोई चोरी नहीं होती। अब आज की तारीख में वहाँ क्या हाल है मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक जगह मैंने ऐसी देखी थी जहाँ मैंने सुना था कि चोरी नहीं होती। और दूसरी ये जगह मुझे हिंदुस्तान में अब सुनने में आ रही है जहाँ कोई अपराध नहीं होता, जहाँ की जेल खाली है। अब ऐसी जगह पे, ऐसी आदर्श जगह पे जहाँ की कोई अपराध नहीं होता, जहाँ कोई शराब नहीं पीता, जहाँ के लोग आपस में कोई झगड़ा नहीं करते, वो बहुत मिलनसार हैं, इसलिए भी क्योंकि वो ज़्यादातर आदिवासी हैं। 93% वहाँ आदिवासी हैं, 99% मुस्लिम हैं। तो ये भी हो सकता है कि एक ही किस्म के लोग हैं, एक ही सांस्कृतिक, धार्मिक या ये पृष्ठभूमि के, इसलिए न झगड़ते हों। लेकिन ये तो हमें मालूम है कि घर घर के अंदर भी झगड़े होते हैं, भाई भाई में भी झगड़े होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही सांस्कृतिक अस्मिता वाले लोग रह रहे हों तो उनके बीच में झगड़ा नहीं होगा। झगड़ा बिल्कुल होता है, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पे ऐसा लगता है कि कोई विवाद नहीं होता। कम से कम वहाँ पे किसी को जेल में बंद करने की नौबत नहीं आती। अब आप सोचिए कि ऐसी जगह पे हमारी भारत सरकार एक ऐसे प्रशासक को भेजती है जो जाके वहाँ पे, जहाँ कोई अपराधी नहीं है, वहाँ पे वो एक कानून लागू करते हैं। ये जो समाज विरोधी गतिविधि करते हैं लोग, उनके खिलाफ, उसको रोकने के लिए, प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज। अब इन प्रफुल्ल खोड़ा पटेल महाशय से पूछना चाहिए कि भाई ये कानून आपने किसके लिए लागू किया। और शक तो ये होता है कि जो इनके दूसरे निर्णय हैं, जब इसके बारे में आप सुनेंगे तो लोग उसका विरोध न करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ये हमने देखा है पूरे देश भर में कि कोई अगर सरकार का विरोध करता है तो उसके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा के उसको जेल में बंद कर दिया जाता है, उसके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा कर दिया जाता है, उसके ऊपर यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत मुकदमा कर दिया जाता है, जिसमें कि जमानत मिलना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें कहते हैं कि प्रक्रिया ही अपने आप में सजा हो जाती है। ऐसे 16 लोग तो सिर्फ भीमा कोरेगांव वाले हादसे से जुड़ा जो भी मुकदमा है उसके तहत बंद है। तो प्रफुल्ल पटेल साहब ने आखिर ये समाज विरोधी जो गतिविधियां हैं इसको लेके एक कानून वहां पे क्यों बनाया है, जबकि वहां पे कोई समाज विरोधी गतिविधि होती ही नहीं।
और जहां पे लोग शराब नहीं पीते वहां उन्होंने शराब पे पाबंदी हटा दी। ये तो हमने सुना है कि शराब की पे पाबंदी की मांग करने पे शराब पे रोक लगाई जाती है, जैसे कि नीतीश कुमार ने बिहार में लगाई। गुजरात में ये रोक तो तब से लगी हुई है जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि गुजरात हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का राज्य है और वहाँ पे गांधी जी की इच्छा के अनुसार वहाँ पे शराब पे रोक लगी रहनी चाहिए। ये बात दूसरी है कि गुजरात में शराब मिलती है, खुलेआम मिलती है, 5 सितारा होटलों में तो मिलती ही है जो वहाँ पर्यटक गए हैं। आप किसी डॉक्टर से अगर लिखवा लें तो डॉक्टर अगर संस्तुति कर देता है कि आपको शराब की ज़रूरत है तो भी आप शराब पी सकते हैं। और ये मुझे लगता है कोई 3-4 साल पहले की बात है, या हो सकता है उससे कम ही हो। मैं उस समय अहमदाबाद में था। मैंने खबर पढ़ी कि वहाँ के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के बेटे शादीशुदा अपने परिवार के साथ हवाई जहाज पे सवार होने जा रहे थे कहीं की यात्रा करने के लिए, और उन्होंने इतनी ज्यादा शराब पी हुई थी कि उस हवाई जहाज वाली कंपनी ने उनको ले जाने से मना कर दिया, उनको जहाज से उतार दिया गया। और जाहिर है कि जब वो उतरे तो उनका पूरा परिवार भी उतर गया। तो ये घटना, इसकी खबर वहां के अखबारों में छपी, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि गुजरात जहां पे शराब पे पाबंदी लगी हुई है वहां पे उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल के बेटे को शराब मिली कहां से। तो क्योंकि ये सवाल कोई पूछने लायक सवाल भी नहीं था। मतलब गुजरात में आपको शराब चाहिए तो मिल सकती है। तो ये एक बड़ी शर्मनाक बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गुजरात से हैं, गृह मंत्री गुजरात से हैं, लक्षद्वीप के जो प्रशासक हैं वो पहले गुजरात के गृह मंत्री रहे अमित शाह के बाद, और ये तीनों महाशय गुजरात से होने के बावजूद और मोदी तो अपने आप को गांधी का अनुयायी भी बताते हैं। गांधी के चश्मे का इस्तेमाल उन्होंने अपने स्वच्छ भारत अभियान के लिए किया। इसका मतलब थोड़ा बहुत तो लगाव उनको गांधी से है। कोई भी विदेशी मेहमान आता हो, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो या चीन के राष्ट्रपति हों, जापान के प्रधानमंत्री हों, उनको वो साबरमती आश्रम जरूर ले जाते हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी साबरमती आश्रम में बैठ के चरखा चलाने की कोशिश की और नरेंद्र मोदी उनके बगल में खड़े हुए हैं। तो जिस गांधी को वो अपना आदर्श मानते हैं, सवाल ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी वालों को शराब से इतना प्रेम क्यों है। उत्तर प्रदेश में जब पिछले साल कोरोना आया था और जब यहाँ तालाबंदी लगी तो इतनी कड़ाई थी, इस साल तो बिल्कुल भी कड़ाई नहीं है उस तरह की, इतनी कड़ाई थी कि आप घर से निकल नहीं सकते थे, और बिना पास के अगर कोई पकड़ा जाता था तो पुलिस उसके ऊपर जुर्माना करती थी। और ये सारी जो कड़ाई थी वो उस दिन खत्म हो गई जिस दिन से शराब की दुकानें खुली। उसी दिन से सारी जो तालाबंदी थी वो शिथिल पड़ गई, क्योंकि शराब के लिए तो लाइनें लगने लगी, शराब के लिए मारामारी होने लगी। और ये सरकार जो योगी आदित्यनाथ हैं, जो एक साधु हैं और हिंदुत्व के नाम पे सरकार वो चला रहे हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि इस सरकार को शराब से क्यों इतना प्रेम है। ये शराब कौन सी ऐसी भारतीय संस्कृति का हिस्सा है जिसको वो तुरंत उस पे से छूट हटा देते हैं, मौका मिलते ही छूट हटा देते हैं। और इस बार भी जब तालाबंदी में आप बाहर निकले आज की तारीख में भी, तो सारी दुकानें बंद, एक भी दुकान आपको खुली नहीं मिलेगी सुबह के समय को छोड़ के, जब वो दुकानें खोलने की अनुमति है। तो कोई भी दुकान खुली नहीं है, लेकिन शराब की दुकान आपको खुली जरूर मिल जाएगी। इस बार कोई औपचारिक आदेश नहीं हुआ शराब की दुकान पे से रोक हटाने का, लेकिन हमारी योगी सरकार ने शराब की दुकानों को छूट दे रखी है।
क्योंकि शराब से बहुत आमदनी होती है। और प्रफुल्ल पटेल साहब भी इसीलिए लक्षद्वीप से शराब पे लगा प्रतिबंध हटा रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शराब पे प्रतिबंध हटाने से वहाँ पे पर्यटक आएंगे। वो लक्षद्वीप को मालदीव बनाना चाहते हैं, जो पर्यटकों के आकर्षण का एक केंद्र है। तो शराब इसलिए हटाई जा रही है क्योंकि एक तो शराब से कमाई होगी, और दूसरी शराब की छूट होगी तो पर्यटक ज्यादा आएंगे। ऐसा प्रफुल्ल पटेल साहब की सोच है। लेकिन ये जो सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, अभी हरियाणा से भी खबर आई कि वहां भी शराब की दुकानों पे रोक हटाने की बात हो रही है। तो ये पता नहीं क्यों ये हमारे भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं, इनको शराब से इतना क्यों प्रेम है कि ये उसको जनता को बहुत सुलभ कराना चाहते हैं। खैर, लक्षद्वीप का जो मामला है वो इससे बहुत बड़ा है। वहाँ की एक सांस्कृतिक अस्मिता है जिसको वहाँ के लोग बचा के रखना चाहते हैं। लेकिन हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब वहाँ पे ये चाहते हैं कि वहाँ निवेशक आए, वहाँ बड़ी बड़ी बहुमंजिली इमारतें बने, वहाँ पे जो जिसको हम आधुनिक विकास कहते हैं, जिसमें बढ़िया सड़कें हों, सड़कों पे सरपट दौड़ती मोटर गाड़ियाँ हों, बड़े बड़े मॉल हों, ऐशो आराम के लिए होटल और रिजॉर्ट हों। वो उस तरह का एक विकास वहाँ चाहते हैं लक्षद्वीप पे, जिससे वहाँ की आदिवासी आबादी और वहाँ की जो भी संस्कृति है वो तहस नहस हो जाएगी। क्योंकि हमको मालूम है कि आदिवासी लोग प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक रहते हैं, उन्हें हमारे आधुनिक विकास से बहुत मतलब नहीं होता है, ना वो उनका बहुत आकर्षण उनको है। वो जिस तरह से रह रहे हैं उसमें वो खुश हैं। वो ज़्यादातर लोग वहाँ मछली मारते हैं क्योंकि ये समुद्री इलाका है, मछली पालन से अपना पेट भरते हैं। तो वो देखने में ज़रूर गरीब होंगे, लेकिन वो प्रकृति के नज़दीक रहते हैं, इसलिए उनकी सारी ज़रूरतें बड़ी आसानी से पूरी होती हैं और वो खुश हैं। लेकिन क्या जब वहाँ पे बाहर से लोग जाएंगे, पर्यटक जाएंगे, और वहाँ इस तरह की एक संस्कृति आएगी जिसमें पैसे के बल पे, क्योंकि आदिवासी समाज की एक और विशेषता है कि उसमें गैर बराबरी नहीं होती या बहुत कम होती है। उसमें कोई भूस्वामी और कोई भूमिहीन आपको नहीं मिलेगा। वहाँ लगभग सब बराबर मिलेंगे, सभी के पास ज़मीनें होंगी, लोग एक दूसरे की मदद करते हैं क्योंकि वहाँ कोई मजदूर नहीं होता। ऐसी संस्कृति में आप जाके वहाँ पे एक पैसे वालों की दुनिया बनाएंगे, जो अपने ऐशो आराम के लिए वहाँ पे उनको सेवकों की ज़रूरत होगी, और वहाँ पे एक गैर बराबरी वाली संस्कृति एक इस तरह की एक पैदा होगी जिसमें कि वहाँ के लोग पिसेंगे। वहाँ के लोगों को उस विकास का कोई लाभ नहीं मिलने वाला है जो विकास वहाँ पे हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब करना चाहते हैं। उसका लाभ तो बाहर से जो जाने वाले जो बिल्डर हैं, जो दूसरे लोग हैं जो जाके वहाँ व्यवसाय करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। तो सवाल ये है कि प्रफुल्ल पटेल किसका विकास करना चाहते हैं। वो जिस वर्ग से वो आते हैं, जो राजनेता हैं, जो शासक हैं, जो भारत का शासक वर्ग है, जिसके साथ भारत का पूंजीपति जुड़ा हुआ है, वो उसका विकास करना चाहते हैं, या वहाँ की जो आम जनता है उसका विकास करना चाहते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। और आपको ये भी बता दें कि लक्षद्वीप के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई राजनीतिक व्यक्ति वहाँ का प्रशासक बना है। नहीं तो अभी तक ज़्यादातर भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी ही वहाँ के प्रशासक रहे हैं, जिसमें हमारे लखनऊ के रहने वाले वजाहत हबीबुल्ला साहब भी वहाँ पे प्रशासक रहे हैं। और उनका बहुत अच्छा एक लेख आया है कल हिंदू में कि जिस तरह की एक सुधार की लहर वहाँ आने वाली है जो प्रफुल्ल खोदा पटेल लाने वाले हैं, उसकी वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ के लोगों का जीवन तबाह करेगी। आपको ये भी बता दें कि पिछले 1 साल में वहाँ कोरोना का एक भी रोगी नहीं था, क्योंकि जो लोग भी लक्षद्वीप जाते थे, कोच्चि होके लोग लक्षद्वीप जाया जाता है,
और कोच्चि में जो भी लक्षद्वीप जाने के इच्छुक थे, पहले उनको क्वारंटाइन किया जाता था। पहले उनको कुछ दिनों अलग थलग रखा जाता था, ताकि ये सुनिश्चित हो जाए कि कोई कोरोना रोगी ऐसा नहीं है जो वहां से लक्षद्वीप इस बीमारी को ले जाए। एक बार ये सुनिश्चित हो जाता था कि उस समूह में कोई कोरोना रोगी नहीं है, फिर उस समूह को लक्षद्वीप जाने दिया जाता था। लेकिन हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब को लगा कि आखिर लोगों को क्यों कष्ट दिया जाए, लोगों को क्यों क्वारंटाइन किया जाए। उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि बीमारी लक्षद्वीप में फैलेगी, और उन्होंने वो जो एक नियम था कि लक्षद्वीप जाने के पहले कोच्चि में लोगों को अलग थलग रखा जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई कोरोना रोगी लक्षद्वीप ना जाए, इस नियम को हटा दिया, इस पाबंदी को हटा दिया। और नतीजा ये है कि आज जब से प्रफुल्ल खोदा पटेल वहां के प्रशासक बने हैं से लेके आज तक वहां पे 7,000 कोरोना रोगी अब हो चुके हैं। तो ये ऐसा प्रशासक है जो जहां अपराध नहीं है वहां अपराध ले जाना चाहता है, जहां शराब नहीं है वहां शराब ले जाना चाहता है, जहां कोरोना नहीं है वहां वो कोरोना ले गया अपने साथ, और जहां पे लोग प्रकृति के साथ तालमेल बना के आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं, वहां पे वो बाहर के लोगों को ले जाना चाहते हैं। और निश्चित रूप से ये बाहर के लोग जब अपना पैसा लेके वहां जाएंगे, जब वहां पूंजी निवेश करेंगे, तो उनके और स्थानीय लोगों के बीच में टकराव बढ़ेगा, ये तय है। क्योंकि स्थानीय लोग मानते हैं कि वो उनकी जगह है, और बाहर के लोग अपने पैसे की ताकत दिखा के वहां पे अपनी मनमानी करना चाहेंगे, जो किसी भी इलाके के लोगों को कतई मंजूर नहीं होगा कि बाहर के लोग आके पैसे की ताकत अपनी वहां पे दिखाएं। तो हमारे प्रफुल्ल खोदा पटेल जो हैं लक्षद्वीप को एकदम तबाह करने पे लगे हुए हैं, और निश्चित रूप से उनको वहां भेजा गया है ऐसा करने के लिए। और शक ये होता है कि जहाँ पे मुसलमान रहते हों और वो वहाँ पे आप ऐसा एक कानून ला रहे हैं जिससे कि आप बीफ के खाने पे रोक लगाएंगे। बीफ हमारे देश में गाय के मांस को भी कहते हैं, भैंस के मांस को भी कहते हैं। तो वहाँ पे ये किस किस्म का बीफ खाया जाता है ये जानकारी तो नहीं है, क्योंकि वहाँ पे गौशालाएं जरूर हैं, लेकिन वहाँ पे आज की तारीख में कोई गाय कटती नहीं है। बीफ आता होगा, बाहर से आता है, लेकिन उस बीफ पे रोक लगाने की तैयारी है एक कानून के माध्यम से। और ये देखते हुए कि वहाँ मुसलमान आबादी है, तो ये बीफ खाने पे प्रतिबंध इसलिए लगाया जा रहा है ताकि उनको गाय का मांस और गाय के मांस के नाम पे भैंस के मांस से भी उनको वंचित किया जाए। और जाहिर है कि इससे वहाँ पे कुछ तनाव पैदा होगा। तो अब ये शक होने लगा है कि आखिर उनकी वहाँ जाने की मंशा क्या है, और आखिर ये जो गौ मांस या भैंस मांस पे जो प्रतिबंध वो लगा रहे हैं ये किस सोच के तहत लगाया जा रहा है। बड़ी बात ये है कि लोगों के खाने पीने, रहन सहन के तरीके, ये लोगों की निजी आज़ादी के मामले हैं। जब तक वहाँ समाज में कोई बुराई नहीं है, और वो तो नहीं है क्योंकि वहाँ अपराध नहीं है, वहाँ शराब नहीं है, तो हमको ये देखना पड़ेगा कि चाहे वहाँ के लोगों का रहन सहन का तरीका कुछ भी हो, भले ही वो गौ मांस या भैंस का मांस खाते हों, लेकिन अगर वहाँ के समाज में एक सौहार्द है, वहाँ के समाज में कोई बुराई नहीं है, वहाँ शराब नहीं है, तो वहाँ पे आप तनाव क्यों पैदा करना चाहते हैं? वहाँ के लोगों की राय लिए बिना आप इस तरह के कानून क्यों थोप रहे हैं जो वहाँ के लोगों को मंजूर नहीं होंगे? तो स्थानीय संस्कृति को, स्थानीय जो लोगों के रहन सहन का तरीका है, खाने पीने का तरीका है, उसको आप एकदम नज़रअंदाज करके आपकी अपनी जो एक अवधारणा है
कि वहां पे जाके आप अपने विचार थोपेंगे, ये काम प्रफुल्ल पटेल कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि गौ मांस पे सब जगह भारत में प्रतिबंध लगा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। उसकी सरकार है गोवा में, लेकिन गोवा में प्रतिबंध नहीं है। पूर्वोत्तर के उन राज्यों में जहां गौ मांस खाया जाता है, वहां पे भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं लगाया है प्रतिबंध। लेकिन लक्षद्वीप चूंकि बहुसंख्यक मुस्लिम है, छोटी आबादी है, यहाँ पे उनको लग रहा है कि वो मनमानी कर सकते हैं, इसलिए वो मनमानी कर रहे हैं। तो इनकी नीयत पे सवाल खड़ा होता है। ये ठीक है कि गाय नहीं कटनी चाहिए, वैसे तो कोई भी जानवर नहीं मरना चाहिए, सिर्फ गाय ही क्यों, किसी भी प्रकार की जीव हिंसा गलत है। लेकिन अगर उसकी मंशा ये है कि आप वहाँ पे विवाद खड़ा करें, तनाव पैदा करें, तो ये तरीका गलत है। अगर आप लोगों को समझा के उनको उनको मना सकें इस बात के लिए कि वो राजी खुशी वो छोड़ दें गाय या भैंस का मांस खाना, तो वो दूसरी बात है। लेकिन ये वहां नहीं किया जा रहा है। वहां पे ये निर्णय ऊपर से थोपा जा रहा है, जिससे कि निश्चित रूप से वहां पे कलह बढ़ेगा और भारतीय जनता पार्टी की मंशा पे ये शक पैदा होता है कि एक इतनी अच्छी जगह, जो एक आदर्श जगह है, जहाँ के लोगों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई हुई है जो हमारी कल्पना का आदर्श हो सकता है, उस तरह की जगह है जैसा हम चाहेंगे कि सब जगह होना चाहिए, कि कहीं शराब न बिके, कहीं कोई शराब न पिए, कहीं कोई अपराध ना हो। काश हमारी सारी जेलें खाली रहें, उन जेलों को स्कूलों और अस्पतालों में परिवर्तित कर दिया जाए, ऐसा हम लोग चाहेंगे। लेकिन बजाय इसके कि लक्षद्वीप के आदर्श को बाकी जगह पे उसका अनुसरण किया जाए, हम जो हमारी बुराइयां हैं उसको हम लक्षद्वीप में ले जाना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।